इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि पावर कैसे ट्रांसफर होगी ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर। अगर मैंने बात करूं पुराने लेक्चर की, तो वहां पे आपको मैंने बताया था ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है, क्यों जरूरत पड़ी ऑटो ट्रांसफार्मर की, क्योंकि हमें एफिशिएंसी ज़्यादा चाहिए थी। और ऑटो ट्रांसफार्मर ने ऐसा कैसे करा, तो इसको करने के लिए उसने एक इंडक्टिव पावर और एक कंडक्टिव पावर, यानी कि जो भी पावर आ रही थी उसने क्या करा, उसको पावर को ट्रांसफर करा दोनों मेथड से। ठीक है, तो नाउ हम लोग इस लेक्चर के अंदर थोड़ा सा इसके ऊपर चर्चा करते हैं और सीखेंगे कितनी पावर इंडक्टिव जाएगी और कितनी पावर कंडक्टिव ट्रांसफर होगी। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे सिंपल सी, यानी कि हमने क्या सीखा कि हमने ये देखा था कि भाई अगर हमारे पास इस तरीके का ऑटो ट्रांसफार्मर है और उस पे कुछ इस तरीके से हमने वाइंडिंग की हुई थी, ठीक है, और ये सिंगल वाइंडिंग हमने की हुई थी, ठीक है। तो ऐसे केस में जो पावर आ रही थी, यानी कि अगर आपने पावर इनपुट पावर दे रहे हो एस इनपुट, ठीक है, तो ये दो तरीके से जा रही थी। एक तरीका था आपका एस इंडक्टिवली जा रही थी और एक था आपका एस कंडक्टिवली जा रही थी। तो क्योंकि देखो दो मेथड से पावर ट्रांसफर हो रही है, यानी कि जो पावर का जो ट्रांसफर हो रहा है वो हम लोग किसने कर रहे थे, टू मेथड से, यानी कि दो मेथड से हम लोग पावर को ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे थे। तो कौन कौन से मेथड थे ऑटो ट्रांसफर, एक था इंडक्टिव और एक था कंडक्टिव। तो इसीलिए क्या हो रहा था कि जो एफिशिएंसी होती थी, यानी कि अगर हम बात करते हैं एफिशिएंसी ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर, यानी कि ऑटो ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी थी वो ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू द एफिशिएंसी ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। रीजन आपके सामने ये पुराने लेक्चर में चर्चा करी थी, करंट की डायरेक्शन भी निकाली थी। नाउ इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे कि कितना पोर्शन हमारा एससी यानी कि कंडक्टिवली पावर जाएगी और कितना पोर्शन जो है वो इंडक्टिवली पावर ट्रांसफर होगी। इस लेक्चर के अंदर हम लोग पूरी बात करेंगे। यानी कि अगर हम बात करते हैं हमारी एपरेंट पावर आई एस और वो एपरेंट पावर जो ट्रांसफर हुई प्राइमरी साइड, ये है आपकी प्राइमरी साइड। अगर प्राइमरी साइड में मैंने आपको एस दी, तो सेकेंडरी साइड जो होती है, सेकेंडरी साइड यहाँ पे जो पावर पहुंच रही है वो एस इंडक्टिवली पहुंच रही है प्लस एस कंडक्टिवली पहुंच रही है। ठीक है, तो हमें ये पता करना है कि कितनी पावर इंडक्टिव और कितनी कंडक्टिव, इसको हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात कर लेता हूं, मैं आपके सामने ले रहा हूं यहाँ पे स्टेप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ले लेते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की अगर बात करते हैं तो कुछ इस तरीके का होगा दिखने में। ये स्टेप डाउन का क्या मतलब होगा कि प्राइमरी में आपके टर्न्स जो है वो ज़्यादा हों एज कम्पेयर टू द सेकेंडरी। तो देखो यहाँ पे ये सेकेंडरी साइड हो गई, सेकेंडरी साइड में केवल इतने ही टर्न्स आएंगे, ये वाले टर्न्स, जबकि प्राइमरी साइड में ये पर्टिकुलर। तो अगर वोल्टेज की बात कर लें, दिस वन इज V1, यहाँ पे करंट फ्लो कर रही है I1, ठीक है, और यहाँ पे आगे आपका V2 और करंट फ्लो कर रही है I2। ओके, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ अब ये जो कॉमन एरिया है इसके अंदर कितनी करंट फ्लो करेगी, तो क्योंकि ये तुम्हारी स्टेप डाउन साइड है यानी वोल्टेज कम है तो करंट ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन होगी वो I2 की डायरेक्शन में होगी, और वो कितनी होगी, I2 माइनस I1। ठीक है, ये हमने पुराने लेक्चर के अंदर चर्चा कर ली थी। नाउ मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो भी पावर ट्रांसफर हो रही है, हम सबसे पहले बात करेंगे एपरेंट पावर की। तो एस एपरेंट यानी कि एस जो मैंने इनपुट दिया है, इनपुट, ठीक है, यहाँ पे इनपुट की जगह एस लिख देता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूँ अगर पूरे फुल फॉर्म में, यानी कि हम क्या बात कर रहे हैं, एपरेंट एपरेंट पावर सप्लाई, यानी कि जो मैंने एपरेंट पावर की सप्लाई कर रहा हूँ वो कितनी कर रहा हूँ, तो वो मैं कर रहा हूँ V1 इंटू I1 कर रहा हूँ सिंपली, V1 इंटू I1 एपरेंट, और इसको मैं लिख देता हूँ S, यानी कि एपरेंट पावर को मैं रिप्रेजेंट करूंगा S से। तो ये हो गया तुम्हारी एपरेंट पावर S, और इसको मैंने लिख दिया है V1 इंटू I1। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे ना। अगर बात कर लेते हैं S इंडक्टिव, यानी कि एपरेंट पावर इंडक्टिवली ट्रांसफर, तो इंडक्टिवली कितनी ट्रांसफर हो रही है, इंडक्टिवली इंडक्टिवली ट्रांसफर। तो इंडक्टिवली जो पावर ट्रांसफर हो रही है वो कितनी है, वो है तुम्हारी एस आई। ठीक है, ऐसा इंडक्टिवली ट्रांसफर हो रही है। नाउ इंडक्ट, मैंने अभी पीछे आपको पुराने लेक्चर में बताया था कि जो भी पावर इस कॉमन एरिया में है, ये पर्टिकुलर पावर जो होती है ये तुम्हारी इंडक्टिवली ट्रांसफर होगी। ठीक है, यानी कि आपको याद होगा टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की अगर बात कर लेते हैं, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में तो ऐसा फ्लक्स जो प्राइमरी को भी लिंक कर रहा है और सेकेंडरी साइड को भी लिंक कर रहा है, वही तुम्हारा म्यूचुअल इंडक्शन क्रिएट करता था। तो अब ऐसे में क्या होगा, यानी कि वो वाइंडिंग जो प्राइमरी और सेकेंडरी साइड में कॉमन होगी, इसी का तो फ्लक्स म्यूचुअल इंडक्शन की तरह वर्क करेगा। तो इसीलिए जो भी प्राइम कॉमन साइड है, यानी कि यहाँ से एक समझ लो, यानी कि जो कॉमन साइड है, जो आपकी कॉमन साइड है, कॉमन साइड और कॉमन वाइंडिंग, जो तुम्हारी कॉमन वाइंडिंग है, साइड नहीं कॉमन वाइंडिंग, जो आपकी कॉमन वाइंडिंग है, ये तुम्हारा क्या करेगा, ये कॉमन वाइंडिंग जो होगी ये पार्टिसिपेट करेगी इन किसमें, इंडक्टिव यानी कि म्यूचुअल इंडक्शन में। यानी कि ये तुम्हारी जो कॉमन साइड होगी ये म्यूचुअल इंडक्शन में वर्क करेगी, पार्टिसिपेट करेगी।
क्लियर हो गया यहाँ पे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब देखो कॉमन साइड कौन सी है, ये पर्टिकुलर कॉमन साइड है, तो ये तुम्हारी क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्शन में वर्क करेगी, इसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आपको याद क्या रखना है, अगर मैं बात करता हूँ म्यूचुअल इंडक्शन है इंडक्टिव पावर ट्रांसफर की, तो कॉमन साइड का इस्तेमाल करेंगे। अब कॉमन साइड में अपरेंट पावर कितनी जाएगी, ऐसा ही, अब कॉमन साइड की पावर होगी कितनी उसको जरा निकाल लेते हैं। तो उसके लिए देखो ऐसा इक्वल टू कॉमन साइड का वोल्टेज कितना है, तो भाई इस पर्टिकुलर वाइंडिंग के अक्रॉस अगर वोल्टेज की बात करते हैं तो वोल्टेज है तुम्हारा V2, ठीक है, क्योंकि इतने टर्न्स के अक्रॉस कितना वोल्टेज है, V2 है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, वेट, ठीक है, ये हो गया। तो हम बात कर रहे हैं इस कॉमन साइड की, यानी कि ये पर्टिकुलर साइड जो होगी इसका ये इस काम करेगी किसमें, ये आपको काम करेगी म्यूचुअल इंडक्शन में। और क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन में करेगी इसलिए ये रोल प्ले करेगी इंडक्टिव पावर ट्रांसफर में, इंडक्टिव पावर ट्रांसफर में, ठीक है। रीजन सिंपल है, अभी पीछे बात मैंने आपको बताया है कि भाई क्योंकि जो कॉमन साइड होती है, भाई जो कॉमन वाइंडिंग है उसी के अंदर तो उसका जो प्राइमरी साइड का फ्लक्स सेकेंडरी साइड का फ्लक्स जो कॉमन वाइंडिंग होगी वहीं तो लिंक करेगा एक दूसरे से। तो इसीलिए हम लोग की जो इंडक्टिव पावर ट्रांसफर होगी वो केवल इस कॉमन वाइंडिंग के अक्रॉस ही होगी, ठीक। तो यहाँ पे V2 I2 आ गया ना। अगर बात कर लेते हैं करंट की, तो करंट कितना होगा अपरेंट पावर में, करंट होगा तुम्हारा यहाँ पे करंट कितना I2 माइनस I1, तो I2 माइनस का I1, दिस वन इज योर करंट। क्लियर हो गया यहाँ पे I1, बात समझ में आ रही, किसी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए। तो इंडक्टिवली पावर कितनी जा रही है तुम्हारी V2 इंटू I2 माइनस I1। नाउ अगर मैं बात करता हूँ इसको जरा और थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो अगर इंडक्टिव पावर इक्वल टू कितनी आ गई मेरी, V2 इंटू I2 को बाहर ले लो, I2 को बाहर ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस I1 अपॉन में I2। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर हो गया। नाउ अगर मैं बात करता हूँ एपरेंट पावर की, तो एपरेंट पावर जो मैंने सप्लाई कराई वो कितनी, V1 I1 है इक्वल टू S। अब आपको याद होगा ट्रांसफार्मर में, क्योंकि ट्रांसफार्मर हमारा उसमें प्राइमरी की एपरेंट पावर इक्वल होती है आउटपुट की एपरेंट पावर, यानी कि जो भी एपरेंट पावर S इनपुट दे रहे होगे, S इनपुट दे रहे होगे वो इक्वल होती है S आउटपुट, तभी तो वो रेशियो निकल के आता है। ये हमने जब ट्रांसफार्मर का बेसिक डिस्कस करा था वहां पे मैंने आपको बताया था कि जितनी एपरेंट पावर तुम सप्लाई करोगे उतनी ही एपरेंट पावर आउटपुट में मिलेगी, ठीक। केवल उनका वोल्टेज और करंट का रेशियो चेंज होता है, लेकिन एपरेंट पावर बराबर रहती है। तो इसका क्या मतलब हुआ, जैसा कि टू वाइंडिंग में था सिमिलर यहाँ पे होगा। इसका मतलब हो गया इनपुट कितनी दे रहे हो, V1 और I1 का इनपुट दे रहे हो, आउटपुट कितने में ले रहे हो, आउटपुट तुम्हारा ये साइड है आउटपुट में, तो आउटपुट कितना है तुम्हारा V2 और I2 का आउटपुट ले रहे हो, ठीक। तो ये इक्वेशन हमेशा याद रखना, यहीं से आपकी V2 बाई V1 इक्वल टू I1 बाई I2 इक्वल टू K की वैल्यू निकल के आती है, जो हमने पुराने लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक। तो V1 I, क्योंकि अपरेंट पावर सेम रहेगी, जितनी ट्रांसफार्मर में इनपुट दे रहे उतनी आउटपुट मिलेगी, तो V1 I1 इक्वल टू V2 I2। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, यानी कि जो V2 I2 इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ये तुम्हारा इक्वल हो जाएगा V1 I1 के, और इसको मैंने क्या लिखा हुआ है, S लिखा हुआ है यहाँ पे, V1 I1 इक्वल टू S। तो यानी कि इस पर्टिकुलर पोर्शन को मैं क्या लिख सकता हूँ, S लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे S 1 माइनस I1 बाई I2, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल है, ठीक है। नाउ I1 अगर रेशियो की बात कर लें तो ट्रांसफार्मर रेशियो K होता है, जो कितना होता है N2 बाई N1 होता है, जो कितना होता है V2 बाई V1 होता है, और किसके बराबर होता है, ये होता है I1 बाई I2 के बराबर होता है। I O भी इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब ये जो I1 बाई I2 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ K। तो यहाँ से हम अगर इक्वेशन की बात करें तो हमारी जो इक्वेशन फाइनल निकल के आती है, यानी कि अगर मैं इस इक्वेशन को यहाँ लिख दूँ, तो S यानी कि जो इंडक्टिव पावर ट्रांसफर होगी कॉमन साइड से वो कितनी हो जाएगी, S इंटू 1 माइनस K। समझ में आ गई, कोई डाउट नहीं। यानी कि अभी जो मैंने सीखा है उसमें क्या सीखा, कि अगर हमारे पास कोई ट्रांसफार्मर है, इस तरीके से ट्रांसफार्मर है, ठीक है, स्टेप मैं कौन सा ले रहा हूँ, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ले रहे हैं ना, तो एक मिनट वेट, इसको स्टेप डाउन ही कर लेते हैं। यानी कि अगर हमारे पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ठीक है, मैंने अभी तक जो सीखा है, तो और मैंने उसमें वोल्टेज दिया था V1, करंट फ्लो कर रही थी I1, यहाँ पे करंट फ्लो कर रही थी I2, आउटपुट मिल रहा था V2। तो ऐसे केस में जो पोर्शन जो इंडक्टिव पावर जाएगी, यानी कि इंडक्टिव पावर जो ट्रांसफर होगी इंडक्टिवली, वो कहाँ से होगी, वो इस कॉमन एरिया से ट्रांसफर होगी कुछ इस तरीके से S इंडक्टिव, और उसकी जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के आ गई है, वो S यानी कि एपरेंट पावर जो सप्लाई है 1 माइनस K। क्लियर हो गया। नाउ टोटल पावर कितनी दे रहे हो, S दे रहे हो, यानी कि टोटल टोटल पावर कितनी दे रहे हैं, टोटल हम दे रहे हैं एपरेंट पावर S, इंडक्टिवली जा रही है SI, तो कंडक्टिवली कितनी जाएगी, तो कंडक्टिवली जो होगी वो कितनी हो जाएगी, टोटल, टोटल में से माइनस कर दो इंडक्टिव, ठीक है। तो टोटल हम कितनी देर S माइनस इंडक्टिव कर लो SI, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ S माइनस S 1 माइनस K, ठीक है। तो ये कितना निकल के आ गया, ये तुम्हारा निकल के आ जाएगा S इंटू K, बहुत इंपॉर्टेंट, S कंडक्टिव।
तो यहाँ से आपकी निकल के आ गई एस कंडक्टिव। क्लियर हो गया? यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है। यानी कि अगर बात करें एस तुमने जो टोटल दी है, ठीक है, एस टोटल यानी कि टोटल एस को ऐसे लिखा हुआ मैंने, तो जो भी तुम एपरेंट पावर दोगे वो तुम्हारी किस में टूटेगी, वो एपरेंट पावर, यानी कि हम अगर बात करते हैं एपरेंट पावर, अगर एपरेंट पावर सप्लाई की बात करता हूँ, कितना तुमने एपरेंट पावर सप्लाई करी है, तो किसके बराबर होगी, वो तुम्हारी बराबर होगी आपकी इंडक्टिव इंडक्टिव पावर ट्रांसफर और प्लस कंडक्टिव पावर ट्रांसफर के, कंडक्टिव पावर ट्रांसफर, ठीक है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? और जो एपरेंट है ये कितनी, ये एस है, तो ये तुम्हारी हो जाएगी एस इंडक्टिव प्लस ये कितनी हो जाएगी एस कंडक्टिव, ठीक है। और यहाँ पे इसको मैं और भी लिख सकता हूँ, एस वन माइनस के प्लस ये कितना हो जाएगा के इंटू एस। ओके, देखो इनको सॉल्व करोगे जब तो वापस से एस निकल के आएगा, ठीक है। तो ये तुम्हें याद रखना है, जिसमें ये वाला फॉर्मूला और ये, अगर आप फॉर्मूले से याद रखना चाहते हो। सिंपल हो गया, किसी भी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए। आई होप समझ में आ गई होगी। नाउ ये था स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अगर मैं बात कर लेता हूँ स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में, यानी कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर बना लेते हैं कि मेरे पास कुछ इस तरीके का ट्रांसफार्मर है। स्टेप अप में ये वाइंडिंग सेकेंडरी की ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स जो होंगे वो कम होंगे। V1 वोल्टेज दिया है, V2 मुझे आउटपुट मिलेगा, ज़्यादा वोल्टेज कम वोल्टेज पे ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा, तो कम यहाँ पे मैंने करंट, ज़्यादा करंट दूंगा और कम करंट मिलेगा, तभी तो वो रेशियो बराबर होगा आपका, ठीक है। नाउ ये चीज़ समझ में आ गई। नाउ इसमें भी देख लेते हैं। तो टोटल एस जो तुम दे रहे हो, यानी कि अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे एपरेंट पावर की, जो कि हम सप्लाई कर रहे हैं एपरेंट पावर, तो एस इक्वल टू कितना है, एस यहाँ पे आपका V1 I1 है, ठीक है। एस इंडक्टिवली कितना जा रहा है, एस इंडक्टिवली तो मैंने तुम्हें बताया था, एस इंडक्टिवली इस पूरे एरिया में जो करंट जाता है, इस पूरे सॉरी कॉमन जो वाइंडिंग होती है वहां पे इंडक्टिव पावर ट्रांसफर होती है, तो वो कितनी होगी, तो वो होगी V1 इंटू, ठीक है, क्योंकि इस इतनी कॉमन वाइंडिंग के अक्रॉस, ये जो कॉमन वाइंडिंग है यहाँ पे वोल्टेज कितना इसके अक्रॉस अप्लाई हो रहा है, V1 वोल्टेज अप्लाई हो रहा है, और करंट कितना फ्लो करेगा, तो देखो क्योंकि स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, तो स्टेप अप का मतलब क्या हो गया कि I2 जो होगा वो लेस देन होगा I1 से, तो I1 ही डोमिनेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो करंट डायरेक्शन होगी वो I1 की डायरेक्शन में होगी, वो कितनी होगी, I1 माइनस I2, ठीक है। तो यानी कि इंटू करंट कितना हो जाएगा, I1 माइनस I2, ठीक है ना। यहाँ से I1 बाहर ले लो, कितना हो जाएगा, V1 इंटू I1, करंट बाहर ले लो, 1 माइनस I2 अपॉन में I1। क्लियर हो गया यहाँ पे? नाउ V1 I1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, S लिख सकता हूँ, ठीक। और I1 I2 क्या होता है, यानी कि ये अगर मैं बात कर लूँ, मैं क्या कह रहा हूँ उसको मैं बता देता हूँ। ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है ये क्या है, ये तुम्हारा S है, और ये जो पर्टिकुलर पोर्शन I2 बाई A1 ये कितना है, 1 अपॉन K है। समझ में आ रहा है यहाँ पे? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, S 1 माइनस 1 बाई K। दिस इज योर इंडक्टिव पावर ट्रांसफर हो गई, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसके अंदर किसी भी तरीके का। ना अगर हम बात कर लेते हैं कंडक्टिव की, तो एस कंडक्टिव इक्वल टू टोटल पावर माइनस इंडक्टिव पावर, ठीक है, यानी कि एस माइनस एस 1 माइनस 1 अपॉन के, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई यहाँ पे। ना अगर ये है तो इसको जरा और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर इनको सॉल्व करोगे तो एस से एस कैंसिल हो जाएगा, एंड दिस इज एस अपॉन के। बात समझ में आ गई? तो दिस इज योर कंडक्टिव पावर ट्रांसफर, यानी अगर तुमसे पूछा जाए कंडक्टिव कितनी ट्रांसफर होगी, तो एस अपॉन के। तो ये चीज समझ में आ गई होगी। तो फॉर्मूला क्या क्या निकल के आ गया, टोटल एपरेंट पावर जो इनपुट दे रहे हैं वो हो गई एस V1 I1, इंडक्टिव कितनी जा रही है, एस इंडक्टिवली जो पावर जा रही है वो हो गई तुम्हारी ये 1 माइनस 1 अपॉन के इंटू एस, और कंडक्टिवली कितनी जा रही है, वो एस अपॉन के जा रही है, ठीक है। यहाँ पे ये तीनों पावर समझ में आ गई होंगी आपको। यानी कि अगर आपके पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, यानी कि अगर स्टेप सॉरी अप ट्रांसफार्मर है अगर आपके पास, तो वहां पे S अगर इनपुट दोगे तो S कंडक्टिव जाएगी प्लस S इंडक्टिव जाएगी, और इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, S कंडक्टिव को लिख सकता हूँ S अपॉन के, और इसको लिख सकता हूँ S 1 माइनस 1 अपॉन के, ठीक है। तो ये हो गया ट्रांसफार्मर, यानी कि ये हो गई स्टेप अप ट्रांसफार्मर की, और पीछे मैंने आपको निकाल के दिखाई थी, ये हो गई थी तुम्हारी स्टेप अप ट्रांसफार्मर की। तो दिस इज स्टेप डाउन सॉरी स्टेप अप, एंड दिस वन इज योर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, दिस इज फॉर स्टेप, दिस इज फॉर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये स्टेप डाउन की हो गई,
और नेक्स्ट वाली हो गई आपकी स्टेप अप ट्रांसफार्मर की। देखो तुम्हें मेरे हिसाब से ये फॉर्मूले आप याद कर सकते हो, पर मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ उसमें किसी भी तरीके के फॉर्मूले की याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका डेरिवेशन है, यानी कि अगर कभी बहुत चांसेस हैं अगर ऑटो ट्रांसफार्मर तुम्हारे पेपर में आएगा तो ये डेरिवेशन तुमसे पूछ लिया जाएगा कितनी पावर एपरेंट ट्रांसफर हो रही है, कितनी पावर आपकी इंडक्टिवली ट्रांसफर हो रही है और कितनी जो है वो कंडक्टिवली ट्रांसफर हो रही है। तो ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन डेरिवेशन में आ जाता है, तो यहाँ कर सकते हो। लेकिन अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ किस तरीके से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, आपको डेरिवेशन याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देख लेते हैं, एक न्यूमेरिकल देखते हैं इसके ऊपर। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन सिंपल सा है कि आपके पास अगेन हमारे पास एक ऑटो ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। एक ही क्वेश्चन बताऊंगा, उससे आप ये जो तरीका बता रहा हूँ इससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके का स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर लिया हुआ है। नाउ इसके अंदर फिलिंग की बात कर लेते हैं, तो 11500 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है। ठीक है, इसमें फ्लो होने वाली करंट 60 एम्पेयर है और जो सेकेंडरी साइड में फ्लो होने वाली करंट है वो 50 एम्पेयर है। ठीक है, नाउ यहाँ पे आउटपुट में जो वोल्टेज मिल रहा है वो 13800 वोल्ट का मिल रहा है। ठीक, ये चीज़ क्लियर हो गई, सब कुछ दिया हुआ है इसके अंदर, कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। और 10 एम्पेयर का करंट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में दे रखा है, कॉमन वाइंडिंग में 10 एम्पेयर करंट। ओके, नाउ अब तुमसे पूछा गया है कि इंडक्टिव और कंडक्टिव कितनी पावर ट्रांसफर होगी। तो सिंपल से आपको क्या करना है, अगर हम जैसा मैंने बताया था, आपसे अगर पूछा जाए एस इंडक्टिवली कितनी जाएगी, तो सिंपल सा एस इंडक्टिवली जाएगी, यानी कि जो कॉमन एरिया है उसके अंदर इंडक्टिवली जाएगी। तो एपरेंट पावर कितनी होगी, इस कॉमन एरिया के अक्रॉस वोल्टेज कितना है 11500, तो 11500 इंटू करंट कितनी फ्लो कर रही है 10 एम्पेयर करंट। सिंपल, कुछ नहीं करना है। ठीक है, 10 एम्पेयर करंट फ्लो कर रही है, यहाँ से सॉल्व कर दोगे तो 11500 आपका एपरेंट पावर आ जाएगी यहाँ पे VA। ठीक है, इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, इसको 115 kVA लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली। अच्छा, नाउ देखते हैं क्या फॉर्मूले से भी सेम आता। तो एस इंडक्टिव है। ठीक है, एस इंडक्टिव का अगर मैं फॉर्मूला याद करूं तो होता है एपरेंट पावर इनपुट इंटू 1-1/k। अगर आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना चाहोगे तो ऐसे भी देख सकते हो। एपरेंट पावर कितनी दे रहे हो भाई, आप दे रहे हो 11500 इंटू 60 दे रहे हो एपरेंट पावर, इंटू 1-1/k। ठीक है, नाउ यहाँ पे k की वैल्यू अगर निकाल लें, k की वैल्यू हो जाएगी 13800 डिवाइड बाई 11500। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो 1.2 आएगी। तो यहाँ पे अगर वैल्यू रखते हो 1.2 की, तो यहाँ पे 1.2 रख दो। सॉल्व करोगे तो वापस से आपका क्या आंसर निकल के आएगा, अगर इस पूरी इक्वेशन सॉल्व करोगे आंसर निकल के आएगा 115 kVA। देखो, तो समझ में आ रहा है। तो ये जो फॉर्मूले वाली अप्रोच है ना, ये डेरिवेशन है तब तो ठीक है, लेकिन अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो तो ये अप्रोच बेकार है, क्योंकि इस अप्रोच में आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, टर्न रेशियो निकालना पड़ेगा, ये सब कुछ। जबकि सिंपली देखो 3 स्टेप, विद इन 3 स्टेप, 3 स्टेप भी नहीं, विद इन 1 स्टेप में आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। ये तो मैंने इसको केवीए में करने की कोशिश करी है। तो विद इन 1 स्टेप आप इस पूरे पोर्शन को सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको क्या करना है, सिंपली अगर आपको इंडक्टिव पावर ट्रांसफर करनी है, आप सिंपली यहाँ पे कॉमन एरिया जो है वहां से इंडक्टिव पावर ट्रांसफर निकाल सकते हो। नाउ अगर कंडक्टिवली पूछा जाए इसी में, तो एस कंडक्टिवली भाई कितनी जाएगी, तो कंडक्टिवली इक्वल टू टोटल जितनी तुम दे रहे हो माइनस इंडक्टिवली जितनी जा रही है। टोटल कितनी दे रहे हैं हम लोग, टोटल हम लोग दे रहे हैं 11500 इंटू 60 दे रहे हो, माइनस 11500। ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगे तो आंसर निकल के आ जाएगा 575 kVA। आयु समझ में आ रहा होगा। तो देखो, अगर आप बात करी जाए तो कंडक्टिवली कितनी पावर जाएगी, कंडक्टिवली जाएगी 575 kVA, और इंडक्टिवली कितनी जाएगी, इंडक्टिवली जाएगी 115 kVA। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो ये तुम्हारा टोटल हो गया, और इन दोनों को ऐड कर दोगे तो तुम्हारी एपरेंट पावर के बराबर आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन था। इस टाइप का क्वेश्चन गेट में अक्सर पूछे जाता है। तो अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताया है। ठीक है, यहाँ पे इस लेक्चर को मैं कंक्लूड करता हूँ, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। आपको मैंने इसके अंदर ये बताया कि इंडक्टिव पावर कैसे ट्रांसफर होती, कंडक्टिव पावर कितनी ट्रांसफर होती, उसका डेरिवेशन सीखा, और फिर एक न्यूमेरिकल करा। आने वाले लेक्चर्स में हम लोग कुछ और चर्चा करेंगे और डिटेलिंग में सीखेंगे ऑटो ट्रांसफार्मर को। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।